मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। हालांकि अमेरिका ईरान की अपनी जिद स्थायी शांति बहाली के रास्ते में रोड़े अटका रही है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 3 देशों के दौरे पर निकले और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वो भी 48 घंटे में तीसरी बार। एएनआई के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 48 घंटे के अंदर तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। रूस के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं अब्बास अरागची। पुतिन से मुलाकात वहां पर हुई रूस में और उसके बाद वो तीसरी बार इस्लामाबाद पहुंचे हैं। रूस ओमान के बाद फिर पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची और ये 48 घंटे के अंतराल में उनका तीसरा पाकिस्तान दौरा है। अरागची की ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में ईरान रूस का समर्थन मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है। रूस गए, वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और तीसरी बार पाकिस्तान अब्बास अरागची पहुंचे हैं 48 घंटे के अंदर। अब मैप के जरिए आपको हम समझाते हैं कि कैसे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में लगातार जुटे हुए हैं। तारीख वाइज आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से वो लगातार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार देर रात जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे अब्बास अरागची और वहां उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को अब्बास अरागची ओमान की राजधानी मस्कट भी गए, वहां उनकी ये यात्रा मस्कट में, और यहां ओमान में उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद से मुलाकात की थी। इसके बाद मस्कट में मुलाकात के बाद 26 अप्रैल को ही अब्बास अरागची जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए थे। नूर खान एयरबेस पर वो उतरे, वो तस्वीरें भी सामने आई। और फिर 26 अप्रैल को रात में अरागची ने मॉस्को की फ्लाइट पाकिस्तान से फिर ले ली। वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की मॉस्को में। और अब 48 घंटे के अंदर एक बार फिर अब्बास अरागची जो है फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और ये 48 घंटे के अंदर एक बार फिर से आपको बता दें कि तीसरी मर्तबा जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अरागची। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, पाकिस्तान जाने से पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक की मॉस्को में। पुतिन ने अब्बास अरागची से मुलाकात में कहा कि ईरान के हित में हर कदम उठाएंगे, क्षेत्र में शांति के लिए प्रयास करेंगे। ये पुतिन की ओर से कहा गया। ईरान कठिन दौर से निकल जाएगा, सहयोग मदद के लिए रूस का शुक्रिया, ये ईरान की ओर से कहा गया है। ये जब दोनों की मुलाकात वहां पर हुई, जब मीटिंग हुई, ये उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जंग के दौरान भी ईरान को रूस का फुल सपोर्ट मिला और अब भी वो सपोर्ट जारी है। अगर रूस मध्यस्थता करेगा तो फिर किस तरीके से शांति बहाली भी क्या हो सकती है। पाकिस्तान की तुलना में ईरान ने जो पक्ष होगा ईरान का वो और भी ज्यादा मजबूत होगा अगर रूस मध्यस्थता करेगा। इससे पहले पाकिस्तान कोशिश कर चुका है लेकिन वो फेल साबित हुआ। उसके बाद अगर रूस करता है तो फिर ईरान का पक्ष मजबूत होगा। अमेरिका फिर से वादा खिलाफी नहीं कर सकेगा, ये बहुत अहम हो जाता है। अमेरिका पर जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं ईरान की तरफ से, रूस से बातचीत का मैसेज क्या होगा। पाकिस्तान सिर्फ जरिया, असली भरोसा रूस और चाइना पर। ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज जाता हुआ दिखाई देगा, संदेश जाएगा अगर रूस मध्यस्थता करता है, क्योंकि ईरान को रूस का फुल सपोर्ट है। इससे पहले पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन वो नाकाम साबित हुआ। कल सुबह ईरान ने हॉर्मुज पर अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा था। अब उस पर अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में ईरान के उस ताज़ा प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिसमें हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ये जानकारी दी है कि ट्रंप ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हालांकि लेविट ने बैठक के नतीजे पर पहले से कुछ भी कहने से मना कर दिया। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने को लेकर गंभीर दिख रहा है। Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? Well, only because it's been reported. I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering it. I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon.
तकरार के बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जो नया प्रस्ताव है उसमें ईरान ने अमेरिका से कहा है कि पहले हॉर्मुज खोलो, परमाणु वार्ता हम बाद में करेंगे। ये ईरान की ओर से इस नए प्रस्ताव में कहा गया कि नया प्रस्ताव भेजकर ईरान ने कहा है कि जब अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा तब हम यूरेनियम पर बात करेंगे। ये ईरान की ओर से इस प्रस्ताव में जिक्र है। ईरान अभी केवल युद्ध खत्म करने की शर्तों पर ही बातचीत करेगा, यह भी कहा गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इस बात को ईरान की ओर से प्रस्ताव में भी रखा गया। नया प्रस्ताव भेजकर ईरान ने कहा कि अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे। इसको बार बार ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि जो नुकसान इस युद्ध के दौरान हुआ कि उसकी भरपाई अमेरिका करे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिका का सख्त संदेश भी सामने आ गया है। ईरान से जुड़ी बातचीत बेहद संवेदनशील, ये यूएस ने कहा कि अमेरिका का ये बयान है। ईरान से जुड़ी जो बातचीत है वो बेहद गंभीर है, संवेदनशील है। हम प्रेस के सामने बातचीत नहीं करेंगे, ये भी यूएस ने कहा कि वही समझौता करेंगे जो लोगों के हित में होगा, जो अमेरिका के लोगों के हित में होगा, उसी पर हम विचार करेंगे और उसी पर बात भी बनेगी। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अमेरिका की ओर से एक बार फिर से इसको दोहराया गया है। तो ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिका का ये सख्त संदेश है। ईरान से जुड़ी जो बातचीत होगी वो बेहद संवेदनशील बातचीत है और उसको इस तरीके से मीडिया के सामने, प्रेस के सामने हम नहीं कर सकते हैं, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। और वही डील होगी जो लोगों के हित में होगा। तो देखिए, ईरान से बातचीत नहीं होगी, ये ट्रंप का कहना है। हालांकि ट्रंप ने कुछ शर्तें भी रख दी हैं जिन्हें अगर ईरान मानेगा तो वो अमेरिका से बातचीत कर पाएगा। ट्रंप ने शर्त रखी है कि ईरान से बातचीत करने के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। ईरान को हमसे बात करनी है तो फोन करे, टेलीफोनिक वार्ता होगी और ईरान को ही पहले कॉल करना होगा। भविष्य की सारी बातचीत अब सिर्फ फोन पर ही होगी, ये ट्रंप ने कहा कि लंबी यात्रा करके उनसे बातचीत करने जाने का कोई मतलब अब नहीं बचा के, ट्रंप का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया कि एक बार फिर से इस बात का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। हमने उनकी वायुसेना को भी खत्म कर दिया कि ईरान की हालत जो है वो इस वक्त बेहद खराब है, गेंद हमारे पाले में है, तो हम बातचीत करने क्यों जाएं, ये भी ट्रंप की ओर से बात कही गई है। अब ईरान ने प्रस्ताव भेजा है व्हाइट हाउस को, लेकिन अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ट्रंप ये कह रहे हैं सिर्फ बातचीत फोन पर ही होगी, अब मुलाकात के लिए कहीं पर भी हम नहीं जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ही सेंट्रल पॉइंट अब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही बना हुआ है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हॉर्मुज पर बड़ी बात कही है। आपको बताएं, यूएन में मैरीटाइम सुरक्षा पर चर्चा के दौरान हॉर्मुज पर जबरदस्त बहस हुई है, ये खबर सामने आ रही है। यूएन महासचिव गुटेरस ने हॉर्मुज खोलने की बात कही, जहाजों को हॉर्मुज से बिना रोक-टोक जाने दें, ये यूएन की ओर से कहा गया है। और साथ ही कहा कि जहाजों को लेकर कोई टैक्स या भेदभाव ना हो। Freedoms through the Strait of Hormuz must be respected as affirmed by this Council's Resolution 2817. These principles must be upheld in full and without delay. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. अमेरिका से एक बड़ी खबर है, यूएन में एंटोनियो गुटेरस की बहस के बाद हॉर्मुज पर अमेरिका का जवाब सामने आया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वोल्ट्स हॉर्मुज को लेकर ईरान को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए। यूएन में चर्चा के दौरान ईरान पर अमेरिका जबरदस्त तरीके से बरसा के हॉर्मुज को दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये कहा गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बम लगाए हैं, माइंस बिछाई हैं, ये अमेरिका ने जानकारी वहां पर रखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की निजी संपत्ति नहीं है, हॉर्मुज किसी को बंधक बनाने का जरिया नहीं है, ये भी यूएस ने कहा है। और ये सौदेबाजी और टोल लेने वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, यूएस की ओर से बात यूएन में रखी गई है। अब बातों का नहीं बल्कि कार्रवाई का समय है, ये भी अमेरिका ने बात कही है। अब आपको हम जानकारी देते हैं कि ईरान हॉर्मुज में पावरफुल कैसे है, क्योंकि वो अमेरिका के पसीने वहां पर लगातार छुड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जानकारी आपको हम यहां पर देते हैं। देखिए, पावर 1 जो है वो द्वीप समूह यहां पर ईरान का है। पावर
2 अगर आप देखेंगे तो मिसाइल सेंटर ईरान का जो यहाँ पर इसके आसपास बना हुआ है, इसीलिए जो हॉर्मुज में ईरान की मौजूदगी है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पावर 3 जो ईरान की नेवी है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद रहती है और उसकी नाकेबंदी यहाँ पर बहुत मजबूत है। पावर 4 जो है अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल जो ईरान की ओर से किया गया है हॉर्मुज के इस पूरे इलाके में, पूरे रूट में। और साथ ही पावर 5 जो है बारूदी माइंस वहां ईरान की ओर से बिछाई गई है। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा यह जा रहा है कि हम उस माइंस को लगातार हटा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वहां बारूदी माइंस बिछाई गई हैं ईरान की तरफ से। अब हॉर्मुज पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर समंदर में अपने तैरते किले यूएसएस त्रिपोली की एक तस्वीर जारी की है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गश्त कर रहा है। ये जानकारी सामने आई अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर है। हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी का अभियान जो है वो तेज कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली की तस्वीर अमेरिकी सेना की ओर से जारी की गई है। F-35 लड़ाकू विमान भी युद्धपोत पर तैनात किया गया है और अपनी नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत अमेरिका किस तरीके से कर रहा है, ये उससे जुड़ी बड़ी खबर है। हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच अमेरिका के लिए यूएसएस त्रिपोली की एंट्री बहुत अहम है। इस पर 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के 2200 सैनिक सवार हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक जमीनी और हवाई युद्ध हर जगह लड़ने में बेहद सक्षम है, बेहद माहिर है। और ये वॉरशिप जो है वो कोई मामूली सा वॉरशिप नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता ये किला इसको कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है आपको बताएं 844 फीट है और वजन इसका 50,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत पर F-35B लाइटनिंग स्टिल्थ रोटर एयरक्राफ्ट और MV-22 ओस्प्रे और साथ ही F-35B लाइटनिंग स्टिल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान और अलग अलग तरह के अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। इसका मुख्य काम समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना है और जरूरत पड़ने पर जमीनी हमले के लिए सैनिकों को तैयार रखना है। फिलहाल इस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2200 नौसैनिक तैनात हैं और इससे अमेरिका की क्या तैयारी है हॉर्मुज में नाकेबंदी और मजबूत करने को लेकर, ये बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई। अब हॉर्मुज से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO के हवाले से बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का बड़ा दावा, खाड़ी क्षेत्र में 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। यह IMO की ओर से दावा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने UNSC को बताया, ये आंकड़ा जारी किया गया है और ये बताया गया है कि वहां पर 20,000 जो नाविक हैं वो खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। IMO ने ये जानकारी दी है UNSC में। यूनाइटेड नेशन से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहां संयुक्त राष्ट्र के परमाणु हथियार सम्मेलन के दौरान अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच तीखी बहस की खबर है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार सम्मेलन में विवाद हो गया। परमाणु हथियार सम्मेलन में यूएस और ईरान भिड़े हैं, ये वहां से खबर सामने आ रही है। उपाध्यक्ष के चुनाव पर यूएस और ईरान में तीखी बहस हुई है। वहां ईरान को निशाना बनाए जाने पर रूस ने भी आपत्ति व्यक्त की है, आपत्ति जताई है। सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों का उम्मीदवार है ईरान और यूएस को ऑस्ट्रेलिया, यूएई का समर्थन मिला हुआ है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनी संधि की समीक्षा शुरू हुई और इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर टकराव देखने को मिला। आपको बताएं कि ये परमाणु प्रसार संधि की समीक्षा पर हो रही बैठक पूरे 4 सप्ताह तक चलेगी। ऐसे में ये पूरी संभावना है कि इस बैठक के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच विवाद जारी रहेगा। दरअसल ट्रंप का दर्द भी ईरान है और ट्रंप के दर्द की दवा भी ईरान के पास ही मौजूद है। यानी ईरान ही वो बैड बैक्टीरिया है जो अमेरिका को दर्द दे रहा है और ईरान ही वो गुड बैक्टीरिया भी है जो ट्रंप को दर्द से राहत भी दे सकता है। अब इसके बारे में जानकारी आपको हम दें कि ट्रंप को हॉर्मुज वाला दर्द ईरान से ही मिल रहा है, ये आप जानते हैं। और इसके अलावा जिसे खोलकर ईरान जो है ट्रंप का दर्द दूर कर सकते हैं। ट्रंप को युद्ध लंबा खींचने का दर्द है, इस दर्द की दवा जो है वो ईरान के पास है, ईरान सरेंडर कर दे। ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी दर्द महसूस हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे भी ट्रंप को बेहद दर्द है और इस दर्द को दूर करने की दवा ईरान ही है। अपना यूरेनियम अमेरिका को अगर ईरान सौंप देता है तो इस दर्द से ट्रंप को राहत मिल सकती है। अब दर्द भी ईरान से ही मिल रहा है और दर्द की दवा भी जो है वो ईरान ही है अमेरिका के लिए और खुद राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे पर चेतावनी जारी की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी जारी की है।
परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे पर चिंता व्यक्त की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस का बड़ा बयान सामने आया है। दशकों बाद परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। ये यूएन ने कहा कि परमाणु हथियारों को बढ़ने से रोका जाना चाहिए। परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता कि सभी देश मिलकर इसे रोकने के लिए कदम उठाएं, ये गुटेरस की ओर से बात कही गई है। For the first time in decades, the number of nuclear warheads is on the rise. Nuclear testing is back on the table, and some governments are openly mulling the acquisition of these horrific weapons. Have we forgotten that a nuclear war cannot be won and must not be fought? Have we forgotten that nuclear weapons make no one safer? It's time to recommit to disarmament and non-proliferation as the only true path to peace. अब ऐसे में आपको हम बताते हैं कि ईरान की 2 स्टेज रणनीति क्या है आखिर हॉर्मुज को लेकर। पहला स्टेज जो है वो हॉर्मुज खोलकर अमेरिकी नाकेबंदी से राहत पाना, ये पहला स्टेज है ईरान के लिए। अगर वो राहत चाहता कि हॉर्मुज खोल करके अमेरिकी नाकेबंदी जो वहां पर है उससे भी वो राहत पा सकता है। दूसरा जो बड़ा स्टेज है न्यूक्लियर जैसे कठिन मुद्दों पर बात करना, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बात कर सकता है और ऐसे में जो अभी हालात बने हुए उससे थोड़ा सा बाहर ईरान निकल सकता है अगर ये हुआ तो। स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी सेना के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लगातार 58वें दिन लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ईरान में अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। ईरान के कई शहरों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। सड़क पर उतरकर अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन लोगों की ओर से किया जा रहा है। ईरानी सेना IRGC के समर्थन में नारेबाजी वहां पर की गई। हमलों के बीच ईरान के कई शहरों में बड़ा प्रदर्शन हुआ कि हमले और सीज फायर जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ कि उस बीच भी ईरान के अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में लोग हैं सड़कों पर। ये देखिए आप, US इजरायल का विरोध किया जा रहा है और अपनी सरकार, अपनी सेना के लिए समर्थन व्यक्त किया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई और IRGC का समर्थन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तेहरान के साथ साथ अलग अलग शहरों में वहाँ लोग सड़कों पर हैं। अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान को झुकाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। सवाल यह है कि इतनी बर्बादी के बाद ईरान जो है वो अड़ा हुआ क्यों है? आखिर वो समझौते की मोड में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। इसका जवाब यह है कि अब युद्ध में ईरान के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है और साथ ही 40 दिन की जंग में उसने दिखा दिया कि वो वेनेजुएला की तरह हलवा नहीं है, बल्कि अमेरिका आएगा और उससे चट कर जाएगा। जो अमेरिका सोच रहा था ऐसा नहीं होगा, ईरान ने बता दिया कि महायुद्ध के 40 दिनों में ईरान को मिडिल ईस्ट के सुपर पावर, ईरान किस तरीके से बना हुआ है सुपर पावर वहां का मिडिल ईस्ट का, वो भी जानकारी। गल्फ के बाकी देश अब उसके खिलाफ जो है वो खौफ खा रहे हैं उससे। इसलिए ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका के दबाव में उसका ये रुतबा कम हो और ईरान समझ चुका है कि अमेरिका जुबानी जमा खर्च कर उसे परगला रहा है, जबकि ईरान उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। हॉर्मुज पर जारी तनाव के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्चे तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज पर तनाव भी बरकरार है और ऐसे में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल पहुंची है। एक सप्ताह में तेल की कीमत जो है 15% से ज्यादा बढ़ी है और 94 से $108 पहुंची कच्चे तेल की कीमत। हॉर्मुज में तनाव, वहां ईरान अमेरिका की ओर से नाकेबंदी की गई है और ऐसे में जो तनाव वो बरकरार और जो कीमत कच्चे तेल की उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां कल दूसरे दौर का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बताएं, दूसरे फेज के मतदान से पहले बंगाल में फायरिंग हुई है। नॉर्थ 24 परगना के हली शहर इलाके में गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में एक युवक को गोली भी लगी है और वो TMC का समर्थक बताया जा रहा है, जो कि जख्मी है गोली लगने से। कल दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से फायरिंग हुई है नॉर्थ 24 परगना के हलीशहर इलाके में, ये उससे जुड़ी खबर है। एक शख्स इसमें घायल हुआ है, जो कि TMC का कार्यकर्ता बताया जा रहा है।
बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर कई दशकों से जारी है। पिछले एक दशक में बंगाल चुनावी हिंसा में नंबर 1 रैंक पर है। जिन राज्यों में 200 से ज्यादा सीटें हैं, उनमें बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। 2016 विधानसभा चुनाव में हिंसा की 172 घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आई थी, जो 2021 में बढ़कर 278 पर पहुंच गई, यानी 61% का उछाल देखने को मिला था। पंचायत चुनावों की बात करें तो 2018 में हिंसा की 155 घटनाएं सामने आई थी और 2023 में यह आंकड़ा जो है बढ़कर 327 तक पहुंच गया, यानी 110% की बढ़ोतरी देखी गई थी। बंगाल का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें उम्मीदवार से लेकर कार्यकर्ता तक सब दहशत में रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा उनके साथ। नॉर्थ 24 परगना बंगाल का वो इलाका है जहां चुनावी हिंसा का ग्राफ चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, थाने के अंदर मारपीट, सड़क पर हंगामा, गोलियां और बम चले। ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की जगत दल की हैं, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और हिंसा हुई है। हिंसा क्यों हुई, ये बताएं उससे पहले यहां का पॉलिटिकल सीन बता देते हैं। असल में जगत दल सीट से राजेश सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि उससे लगी हुई सीट भाटपारा से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता के बेटे पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जगत दल सीट से तृणमूल ने अमित गुप्ता को मैदान में उतारा है। बीती रात दोनों गुटों के बीच पोस्टर हटाने को लेकर हंगामा हुआ। बात बढ़ी तो मामला पुलिस थाने तक पहुंचा, लेकिन वहां भी मारपीट हो गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था, वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने। लेकिन पवन सिंह के पिता और नोआपारा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह का आरोप है कि तृणमूल के गुंडों ने उनके घर पर बमों और पत्थरों से हमला किया, गोलीबारी की, जिसमें सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। मुझे जब सूचना मिली तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने हम लोग पर भी पत्थर चलाना सुना। तो पत्थर चलाएंगे भाई, मुझे कोई मारेगा तो मैं फूल चंदन लेकर तो बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने जो मुझे उचित लगा अपने बचाव के लिए हर काम किया। मतदान से पहले ही जगत दल और भाटपारा में खून बहना शुरू हो गया है। बिगड़े हालात को देखते हुए इलाके में सेंट्रल फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण के मतदान हुए थे, तब कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई थी और दूसरे फेज की वोटिंग से पहले भी कुछ जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। हुगली में टीएमसी सांसद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया था। ये टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार का शीशा है, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। कार के अंदर मिताली बाग बैठी हुई हैं और आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को आराम बाग के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस वीडियो को लेकर टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी सांसद पर हुआ यह हमला अमित शाह के भड़काऊ भाषण का नतीजा है। अस्पताल में भर्ती सांसद मिताली बाग से मिलने अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे। उसके बाद हुगली की सभा में अभिषेक ने खुलेआम धमकी दी कि 4 तारीख के बाद बीजेपी को जवाब दिया जाएगा। खास बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुगली में ही मौजूद थे। हुगली की रैली से योगी ने अभिषेक बनर्जी को करारा जवाब दिया कि तार गाয়ে যারা হাত দিয়েছে এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে
কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। बंगाल चुनाव में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। अक्सर राजनीतिक दलों के कैडर के बीच टकराव चलता रहता है। सवाल यह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा आखिर क्यों होती है, इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बंगाल की राजनीति में विनर टेक्स ऑल वाली मानसिकता की जगह मानसिकता की जड़ें काफी गहरी हैं। चुनाव सिर्फ वोट जीतने का जरिया नहीं है, बल्कि पंचायतों और स्थानीय सत्ता पर भी कब्जे की मंशा रहती है, जो टकराव की वजह यहां पर बनती है। बंगाल में स्थानीय स्तर पर पार्टी कैडर का मजबूत कंट्रोल होता है और यही वजह है कि अक्सर 2 दलों के कैडर में मारपीट झड़प की खबरें सामने आती हैं। इसके अलावा बंगाल में सियासी हिंसा की जड़ें नक्सलवाद से भी जुड़ी हुई हैं, नक्सलवाद के वक्त से ही जुड़ी है। फिर लेफ्ट सरकार में हिंसा का लंबा दौर चला और टीएमसी के सत्ता में आने के बाद भी वही पैटर्न यहां पर चलता आ रहा है। तो बंगाल में हिंसा की तस्वीर आपने देखी। इससे उलट बंगाल चुनाव में एक नई तस्वीर इंडिया अलायंस की भी देखने को मिली है। इंडिया अलायंस में शामिल कुछ दलों के नेताओं ने बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया। इनमें अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव शामिल रहे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ममता को सपोर्ट किया है, लेकिन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ वहां रैलियों में जबरदस्त हमला बोला। अब सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि बंगाल में कांग्रेस टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी को घेरना कांग्रेस की वहां पर मजबूरी है। वहीं प्रदेश की राजनीति में गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस के साथ दबाव की राजनीति करते हैं। ममता के साथ साथ जो खड़ा होना वहां पर अलग अलग दलों के लिए एक सियासी मैसेजिंग है। यह आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने का एक संकेत है। अगले साल यूपी और फिर पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी के दुर्ग में कमल खिलाने के लिए प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने कितना जोर लगाया और कैसे टीएमसी की कमजोर नसों को वहां पर दबाया है, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान का समापन बैरकपुर में किया। बैरकपुर उत्तर 24 परगना जिले में है। यहां देश की सबसे पुरानी छावनी है। 1857 में बैरकपुर में ही महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने ब्रिटिश कमांडरों पर हमला किया था। ऐसे में मुमकिन है कि अपने हर कदम से संदेश देने में माहिर पीएम मोदी ने सोच समझकर आखिरी रैली के लिए बैरकपुर को चुना। रैली से पहले पीएम ने रोड शो भी किया। इस दौरान हजारों लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। बैरकपुर की विजय संकल्प सभा में मोदी ने बंगाल के नौजवानों को 5 गारंटी भी दी। पहली गारंटी, तय समय पर सरकारी भर्तियां। दूसरी गारंटी, खाली पद तेजी से भरे जाएंगे। तीसरी गारंटी, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार। गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी। और 5वीं गारंटी, शहरों में रेहड़ी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ। बंगाल में अपने प्रचार अभियान के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री ने अब नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में कोलकाता आने का ऐलान किया। आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। इसके बाद पीएम ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम हिंदी और बांग्ला में ऑडियो संदेश भी जारी किया। যে রোডম্যাপটি রয়েছে সেই রোডম্যাপকে রেখাঙ্কিत करार। करीब 7.5 मिनट के इस संदेश में उन्होंने बंगाल के लोगों से इस बार बीजेपी को मौका देने की अपील की। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी पूरा जोर लगाया। गृह मंत्री शाह ने एक तरफ बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया, तो दूसरी तरफ राज्य में बंटवारे की अटकलों को पूरी तरह से खारिज किया।
शुभेंदु की भवानीपुर सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा, जहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। बंगाल में किसी को 4 शादी करने की परमिशन होनी चाहिए क्या? दीदी लोग बताओ, होनी चाहिए क्या? 5 तारीख के बाद हम यूसीसी लगाएंगे। कोई बंगाल में 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं। अब ये अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रचार के आखिरी दिन फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी के लिए माहौल बनाया। हावड़ा में रोड शो किया। प्रचार खत्म हो चुका है। अब इंतजार 29 अप्रैल का है, जब 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देखना यह भी है कि दूसरे चरण में पहले चरण के 93% मतदान का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। दूसरे चरण का चुनाव टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि एक तो दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, तो वहीं दूसरा इसी फेज में उनकी भवानीपुर सीट भी मतदान वहां पर होनी है, जहां इस बार उन्हें शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में शुभेंदु ने नंदीग्राम में ममता को हरा दिया था। प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने कभी स्कूटी की सवारी की तो कभी पदयात्रा करती नजर आईं। दोनों तस्वीरें कोलकाता के भवानीपुर की हैं, जहां ममता की टक्कर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से है। एक दिन पहले भी टीएमसी प्रमुख ने भवानीपुर में रैली की, बांग्ला की जगह हिंदी में भाषण दिया, बीजेपी को जमकर बुरा भला सुनाया, यहाँ तक कि केंद्रीय बलों की मदद से ईवीएम में खेला के आरोप तक मढ़ दिए। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है। तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, वो सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है, जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। बंगाल के चुनाव प्रचार में ममता के साथ उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी पूरा जोर लगाया। आखिरी वक्त तक पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखे। टीएमसी के मुस्लिम चेहरे फिरहाद हकीम का दावा है कि बीजेपी चाहे लाख जोर लगा ले, उसे जीत मिलने से रही। बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत, करीब 235 आसन से तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है। और इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे, फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। टीएमसी के पक्ष में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार किया। इससे पहले आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव दीदी के लिए रैली कर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए दीदी की जीत के तराने गा रहे हैं। दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस चुनाव के लिए। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से वो तानाशाही के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ बंगाल की जनता डट के लड़ रही है। लेकिन इनसे उलट राहुल गांधी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार की दुआ कर रही है। राहुल गांधी तो ममता बनर्जी को भ्रष्ट तक बता चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत के लिए टीएमसी सुप्रीमो को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से चर्चित रहे आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा की पश्चिम बंगाल चुनाव में एंट्री हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने अजयपाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भेजा गया, और अब उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजयपाल शर्मा यूपी के सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, जिसके चलते विपक्षों ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। वैसे भी जिस जगह पर अजयपाल शर्मा की तैनाती हुई है, उसे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अजयपाल शर्मा टीएमसी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट को भेजा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समय आने पर सभी के कुकृत्यों को कानूनी सजा दी जाएगी और लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर
अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। और बात गुजरात में सत्ता के सेमीफाइनल की। गुजरात में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, गुजरात शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 26 और 27 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान हुआ है। 15 नगर निगमों के लिए वोट डाले गए थे, 84 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ था और 34 जिला पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। और साथ में खबर है 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज सामने आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला यहां पर है। आप और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। कुल 9,992 सीट के नतीजे आज आने हैं। 736 सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। इनमें से ये जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। आप और एआईएमआईएम भी वहां पर मौजूद रही, चुनाव लड़ा था, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वहां पर दिखाई दिया। बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने जिमी किमेल की टिप्पणियों पर जो कड़ी प्रतिक्रिया है वो दी है। मेलानिया ट्रंप ने जिमी किमेल की भाषा को घृणित और हिंसक, देश को विभाजित करने वाला बताया है। फर्स्ट लेडी अमेरिका मेलानिया की ओर से ये निशाना साधा गया है जिमी किमेल पर। उनकी टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि जो भाषा रही वो घृणित है, हिंसक है और देश को विभाजित करने वाला उनका वो बयान है। उन्होंने जिमी किमेल को कायर भी कहा, कार्रवाई की मांग की। ये विवाद उस समय और भी बढ़ गया जब किमेल ने व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर से पहले एक पैरोडी सेगमेंट में मेलानिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उसी पर ये मेलानिया ट्रंप की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाला उनका ये बयान था। जो भी उन्होंने कहा वो भाषा बहुत घृणित थी, हिंसक थी और देश को विभाजित करने वाला वो पूरा की उनका बयान था, उनकी भाषा थी। कॉमेडियन जिमी किमेल अपने शो पर की गई टिप्पणी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति इसको लेकर बेहद नाराज है। बड़ी खबर अमेरिका से ही है। मेलानिया पर टिप्पणी जो की है जिमी किमेल ने, उस पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। जिमी किमेल ने सारी हदें पार की। ट्रंप ने कहा उनका बयान चौंकाने वाला है। ट्रंप की ओर से ये बात कही गई है। जिमी ने फर्स्ट लेडी मेलानिया और बेटे का फेक वीडियो दिखाया। जिमी किमेल को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। ये बड़ी खबर, ये जो बयान उन्होंने दिया या फिर जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया वो हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था। तुरंत नौकरी से उनको निकाल देना चाहिए, ये भी बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप का ये पलटवार है। उन्होंने कहा कि वाह जिमी किमेल, ये फिर साबित हो गया कि आपकी बातें बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अपने शो में एक ऐसा बयान दिया जो सचमुच चौंकाने वाला है। फर्स्ट लेडी मेलानिया और हमारे बेटे बैरन का एक फेक वीडियो दिखाया। उन्होंने ऐसे पेश किया जैसे वो सचमुच उनके स्टूडियो में बैठे हों और उन्हें बोलते हुए सुन रहे हों, जबकि वो दोनों वहां नहीं थे और ना ही कभी होंगे। आमतौर पर मैं उनकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन ये मामला तो सारी हदें पार कर गया। जिमी किमेल को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बात कही गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और इस तरीके से हमला उन्होंने किया है जिमी किमेल पर। ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर जो भी वो करते हैं उस पर मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये बहुत हद पार करने वाली बात हो गई थी जिसके बाद मुझे रिएक्ट करना पड़ रहा है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया।